हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 2 में अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में हम आज पुष्पी पादपों का लैंगिक प्रजनन में भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 और 2 में मैंने आप लोगों को नर और मादा युग्मकों के बारे में बताया और उसमें किस प्रकार से क्रियाविधि होती है उनके बारे में बताया। तो आज हम परागण क्या है और इसमें परागण की क्रिया किस प्रकार होती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन है, ठीक है, वो होता किस तरीके से है, फल का निर्माण कैसे होता है, नर और मादा युग्मक परिपक्व किस प्रकार से होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आज हम इस भाग 3 में करेंगे। याद रखिए, भाग 1 और 2 के नोट्स जो हैं वो आप वीडियो के आधार पर बना लेंगे। उसके पश्चात जो भाग 3 में है उसे आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। इसमें बहुत सारी नोट्स दिए गए हैं, उसे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इसका कंप्लीट नोट्स आसानी से बना लें। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म में आज हम परागण के प्रकार, उसमें किस प्रकार से होती है, उनकी संरचना क्या होती है और इसे एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नर और मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है जयांग, जिसे जाइनोशियम कहते हैं। ये स्त्री जनन का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात पुष्प में पाए जाने वाले जाइनोशियम को बतलाता है, जो कि स्त्री जनन होता है। तो जाइनोशियम कहने का अर्थ हुआ, एक तो होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हम जयांग कहते हैं। तो जयांग एकांडपी मतलब एक अंडप वाला भी हो सकता है और बहुअंडपी भी हो सकता है, मतलब उसमें अंडपों की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अगर 2 हुआ तो द्विअंडपी कहलाता है, लेकिन 2 से अधिक हुआ तो बहुअंडपी कहलाता है। तो ये एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर भी से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जयांग की जो संरचना में ये पहला चीज आता है। उसी तरीके से एक और चीज आता है विक्तांडपी या युक्तांडपी, मतलब साथ में जुड़ा हुआ या अलग अलग हो, जैसे माइकेलिया, ठीक है, इसमें विक्तांडपी रहता है, मतलब इसके जो पुष्पांग में जयांग जो रहता है वो अलग रहता है। युक्तांडपी पेपावर में आता है, जिसमें उसकी युक्तांडपी पूर्णतः क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से युक्तांडपी और विक्तांडपी मतलब आपस में जुड़े होना और अलग अलग होने के अनुसार से बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी कि स्त्री केसर की जो पुष्प है उसमें कौन कौन से भाग स्त्री केसर के होते हैं। तो सबसे पहले स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं वो आता है, फिर आता है वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं वो आता है, फिर लास्ट में नीचे जो आता है वो क्या होता है, वो अंडाशय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यतः स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं हम अंडाशय। अंडाशय जो जयांग का मुख्य भाग होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर ही क्या होता है, परागकण आकर संलयन की क्रिया करते हैं। इसके अंदर एक भाग होता है जिसे बीजांड कहा जाता है और वो जिस जगह से जुड़ा होता है उसे अपरा कहते हैं। इसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इस बीजांड को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इसकी संरचना को अगर देखें तो ऊपर की ओर वो जिस डंठल के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। डंठल के वो जिस भाग से जुड़ा होता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं और फ्यूनिकल के ऊपर एक आवरण है जहां से वो खुला हुआ रहता है उसे हाइलम कहते हैं। उसका दोहरा आवरण जो है बीजांड को चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें बाह्य, ये दोहरे आवरण से घिरा होता है। तो दोहरी झिल्ली जो अंदर की ओर होता है उसे अंतः आवरण और जो बाहर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य आवरण। लेकिन ये झिल्ली पूर्णतः उसे नहीं घेरती, एक जगह पर छोड़ देती है। तो जहाँ पर जो छोड़ दिया रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं और उस सिरे को बीजांड सिरा कहते हैं। जबकि नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, चले जल कहते हैं, जो ऊपरी सिरा
होता है। तो इस प्रकार से ये बीजांड की संरचना होती है और इसके अंदर जो भाग होता है उसी को कहते हैं हम बीजांड काय कहते हैं। उस बीजांड काय के भाग के अंदर और बहुत सारी संरचना होती है। इसका मुख्य भाग जो रहता है वो भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश, अगर भ्रूण कोश की संरचना को देखिए तो पूरे के पूरे फल के निर्माण की जो क्रिया है वो भ्रूण में ही होती है। तो गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। मतलब अंडाशय का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए जो मुख्य है वो है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में होती क्या है, देखिए भ्रूण कोश में कोशिका का समूह है। मतलब अगर इसकी कोशिका के समूह देखिए तो एक कोशिका रहती है, वो सबसे पहले विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, फिर वो कोशिकाएं फिर विभाजित होकर 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है और 4 कोशिकाएं फिर विभाजित होती है और फिर जब ये विभाजित होगी, ठीक है, 3 तो विलुप्त हो गए, 3 विलुप्त होकर ये बीच वाला जो है वो आकार में बढ़ जाता है और चारों तरफ एक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब जो मध्य वाला केंद्रक है फिर 2 भागों में बढ़ता है और 2 भागों में बढ़ने के पश्चात एक दूसरे की विपरीत गति करने के पश्चात फिर 2 भागों में बढ़ता है और फिर 4 का बनाता है। लेकिन इस समय परत का निर्माण नहीं करता, इस समय ये फिर तीसरी बार विभाजित होता है और तीसरी बार जब विभाजित होता है तो दोनों में का एक एक केंद्रक जो रहता है वो मध्य में आ जाता है और 3 जो है एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। और ये प्रतिवेशात या वेशात यानी सहायक रहते हैं और प्रतिमुख वाले तीनों रहते हैं और इसकी ओर फिर उत्कों के आवरण के रूप में एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण 3 ऊपर और 3 नीचे। नीचे वाले को सहायक कोशिका कहा जाता है जबकि ऊपर वाले को प्रतिमुख कोशिका कहते हैं और बीच वाले को द्वितीय केंद्रक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 केंद्रकों से मिलकर बना होता है, 2 केंद्रक उसमें पाए जाते हैं। अगर इसकी सामान्यतः संरचना को देखें तो सामान्यतः संरचना भी इसी प्रकार की होती है, अलग से कोई विशेष प्रकार की नहीं होती। अगर मादा युग्मकोभिद अर्थात भ्रूण कोश की संरचना को देखें तो सबसे पहले चलेजा अर्थात एंटीपोडल जिसे कहते हैं वो ऊपर 3 सेल्स होते हैं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या सेंट्रल सेल कहते हैं वो उपस्थित रहते हैं और नीचे सहायक कोशिका रहते हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या को टोटल देखें तो 8 होती है, परंतु इसे गिना कितना जाता है, 7, क्योंकि 2 जो है आपस में क्या रहते हैं, संलयित अवस्था में रहते हैं। तो ये जो संरचना है इसमें एंटीपोडल जो है वो मुख्य भाग नहीं निभाता बल्कि सहायक जो है वो मुख्य भाग निभाता है। एंटीपोडल एक रक्षात्मक आवरण के बीच में भ्रूणपोष को सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष की संरचना होती है। अब परागण किसे कहते हैं, याद रखिए, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचना और संलयित हो जाना क्या कहलाता है, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। इस परागण की क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण कहने का अर्थ होता है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के परावर्तिकाग्र पर जाकर क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है, जिससे कोई नया लक्षण नहीं आता, उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण जब एक पुष्प का परागकण, जैसे कि एग्जाम्पल स्वपरागण को देखते हैं, स्वपरागण में एक ही पौधे के 2 पुष्प में से एक का परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण पर क्या हो जाता है, एक वर्तिकाग्र पर जाकर मिल जाता है। तो ये एक ही पौधे के पुष्प में होगा तो नया लक्षण आता ही नहीं, इसलिए इसे स्वयुग्मन या सजात पुष्पी परागण भी कहते हैं। इससे कोई लक्षण परिवर्तन नहीं होता बल्कि मातृ पितृ के समान ही इनके लक्षण होते हैं। इनमें कोई आनुवांशिकता भिन्नता नहीं आती बल्कि ये एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। जैसे कि सूरजमुखी के बीज जिस तरीके से रहते हैं उसके बीज जब लगाते हैं तो उसी तरीके से प्राप्त होता है, नया प्राप्त होता है क्या, नहीं। तो ये स्वपरागण की प्रक्रिया होती है जैसे नर नारी धानों में होता है, ठीक है। परपरागण मतलब एक पौधे का परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर अगर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे
परपरागण कहते हैं। और स्वयुग्मन मतलब आपस में युग्मित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? स्वयुग्मन कहते हैं। इनमें पौधों के पुष्पों के निर्माण प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन दोनों की परिपक्वन अवस्था कब हो रही है और किस प्रकार से हो रही है, क्या वो अलग अलग हो रहे हैं या एक समान हो रहे हैं, ये चीज़ें पर भी उसमें निर्भर करती है कि उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये उन्मूली परागकणी या अनुमूली परागकणी दोनों प्रकार के परागकणी होते हैं और दोनों में इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है। अब अगर परागकण के कारक बोला जाए, कारक कौन कौन से और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में अगर देखें तो आजीवी और जीवी दोनों कारक आते हैं जो परागकणों को पराग कोश से ओवरी तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें वायु भी हो सकता है और जल भी, और कुछ जैविक कारक भी होते हैं, प्राणी और कीट इसमें मुख्यतः आते हैं। तो इस तरीके से अजैविक और जैविक कारक इसमें सहायता प्रदान कार्य करते हैं। जैसे हवाएं जब चलती वायु, तो वायु से परागकण क्या होते हैं, उड़कर, ठीक है, हल्की अब चिपचिपाहट रहित होने के कारण वो चिपक कर किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं। और इसमें पौधे बेअंतर अनामत पुंकेसर युक्त होते हैं। कभी कभी में चीख आता है, एलर्जी, वो परागकणों के नाक पर पड़ने के कारण होता है, कभी गार्डन में घूमते वक्त या इधर उधर जाने के समय। तो पौधे के अक्षर वृहत और प्राय फिक्स वर्तिकाग्र युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए भुट्टा, ठीक है, भुट्टा में ये क्रिया होती है। ठीक, ये जो देख रहे ये वायवी परागकण क्या करते हैं, परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। अक्सर ये चीज़ हम देखते हैं। और इस तरीके के पुष्प आप लोगों ने देखा होगा, खाते वक्त तो अक्सर देखते हैं उसके ऊपरी भाग को। जी हाँ, तो आप जब भी देखोगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी बात करूं, जल, हाइड्रोफाइल कहते हैं, याद रखिए, जल के माध्यम से भी परागकण जो है, ठीक है, वो वर्तिकाग्र से निकलकर वर्तिका में पहुंचने का कार्य करते हैं। जैसे वेलेसनेरिया, ठीक है, या जो स्टेरा, ठीक, ये ऐसे जली पौधे हैं जो अपने परागकणों को जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे कि फीमेल मादा पुष्प है, साफ दिख रहे, उसका वर्तिकाग्र ऊपर है, और ये नर पुष्पक है। तो इसके वर्तिकाग्र से क्या हुआ, मादा परागकणों को क्या कर लेता है, संलयित कर लेता है, और ये जली में रहने वाले हैं, इसलिए ये क्या हुआ, जली माध्यम से होता है। दूसरा आता है जीव फ्लाई, मतलब जीवों के द्वारा, जैसे कि कई प्रकार के पक्षियाँ जो हैं वो फूलों के रस को खाती है, उसके भागों को, तो उससे चिपक जाते हैं, और जब दूसरे को खाने जाते हैं तो उसके परागकण उस पर चिपक जाते हैं। और दूसरा आता है कीट अर्थात मधुमक्खी को अक्सर देखिए तो फूलों पर बैठती है, तो एक पुष्प से जब भी वो दूसरे पुष्प पर बैठती है तो उसके पैरों पर परागकण चिपक जाते हैं, और वही परागकण जब दूसरे पुष्प पर बैठती है तो परागकण उसके वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण वो संलयित होकर आसानी से संलयन की क्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये पुष्पों की क्या होती है, विशेषता भी कह सकते हैं। तो पुष्प की अगर बाकी विशेषता को देखें तो पुष्प ऐसा होने के लिए रंगीन, सुगंध युक्त और मकरंद से भरपूर होते हैं। परागकण चिपचिपे होने चाहिए, भाई ये पुष्पों की विशेषता होनी चाहिए, तभी वो परागण की क्रिया में क्या कर सकेगा, भाग ले सके। देखिए परागकण अलग है और परागण अलग है, युक्का में ऐसा होता है। बहिप्रजनन युक्ति यानी बाहर प्रजनन किस प्रकार होता है, उन्हें बहिप्रजनन युक्ति कहते हैं। तो बहिप्रजनन युक्तियों में भी बहुत सारी चीज़ें भाग लेती हैं। वे उपकरणीय सुविधाएं पौधों को स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करता है, वह प्रजनन कहलाता है। ठीक है, ऐसी युक्तियां भी है आज के समय में जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, वही प्रजनन को भी भाग में लिया जाता है। ये एक लिंगता या डाइकोगेमी कहते हैं, या सेल्फो इन्फोपैक्टिबिलिटी भी इसे कहा जाता है। तो एक लिंगता मतलब कहने का अर्थ होता है ऐसे पौधे जिसमें एक लिंगता होती है, अर्थात नर या मादा दोनों पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे अरण्य में, ठीक है, ये एक उभयलिंगी होता है, तो इसमें स्वयुग्मन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसी के परागकण उसी से मिल जाए, लेकिन इसमें
स्वयुग्मन में स्वजाति परागण कहा जा सकता है। एकलिंगी पुष्प में कौन आता है? पपीता आता है। ये एकलिंगी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एकलिंगी को प्रदर्शित करता है। कहने का अर्थ यही होता है कि ये सजातीय पुष्प परागण है क्या या स्वयुग्मन है? आपको क्या लगता है? इसमें ये दोनों नहीं करता, लेकिन ये एकलिंगी पुष्प पपीता होता है। आगे आता है डाइकोगेमी। ये जयांग और पुमंग की परिपक्वता के समय अलग अलग होना चाहिए, मतलब दोनों का परिपक्व जो है वो अलग अलग हो। परागकण का वर्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, वर्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना, जबकि परागण का बाद में झड़ना क्या कहलाता है? डाइकोगेमी कहलाता है। मतलब परागण के लिए तो भाई दोनों एक समय परिपक्व होंगे तभी यूज होगा। अगर एक झड़ने के बाद दूसरा परिपक्व हो रहा है तो उसमें परागण की क्रिया तो नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से ये क्रिया में भाग नहीं ले पाती, जिसे कहते हैं हम डाइकोगेमी कहते हैं। तो डाइकोगेमी के बाद आते सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी जो है, ये जो है, ठीक है, सेल्फ वाली, ये वंशानुक्रम और स्वपरागण को रोकने का उपाय है। अर्थात उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के बीजांड को निषेचन का, अंकुरन या स्त्री केसर के पराग नलिका को वृद्धि को क्या करना, रोका जा सकता है। मतलब उसे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, इनकैपेबिलिटी के मतलब यही होता है कि उसे संकरण करके रोकना और उसे कृत्रिम सक्रियकरण कराना। मतलब हमें जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है उसी परागकण को पहुंचाए, बाकी के लिए उसे बांध कर रख दे, तो ये क्या कहलाता है, ये कृत्रिम सक्रियकरण कहलाता है। और इस प्रकार की क्रिया जो है ये फसलों में होती है मुख्यतः। इस प्रक्रिया को विपुंसन या बैंगिंग भी कहते हैं। जैसे परागकणों को देख लेना, ठीक है, फिर उसे जिसे हमें चाहिए, जिसमें हमें चाहिए, उसके वर्तिकाग्र पर जाकर उसे रख देना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कृत्रिम सक्रियकरण की प्रक्रिया में भी होती है, जिसकी सहायता से आसानी से इसमें क्रियाशील होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम सक्रियकरण होता है। अब आप लोगों का गृह कार्य आता है। गृह कार्य में पहला चीज आता है जिसे कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। मतलब अभी तक मैंने आपको गुरु बीजाणुधानी के बारे में बताया, और लघु बीजाणुधानी मतलब क्या होता है वो तो भाई पुंकेसर को बतलाता है। तो दोनों में क्या क्रिया होती है और दोनों में अंतर क्या है और दोनों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये आपको बताना आवश्यक है। ये आपके लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर होता है। तो इसे आप कॉपी पर स्पष्ट और अलग अलग बनाकर रखेंगे, एक साथ मिलाएंगे नहीं, ना ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरा, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। देखिए मैंने परिभाषा बताई है। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प, एक ही पौधे के पुष्प में होता है। परपरागण मतलब एक पौधे के पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर मिलना। तो एक में भाई नया लक्षण आता है, एक में नया लक्षण नहीं आता। तो ये स्वपरागण या परपरागण वाली बात होती है। फिर तीसरा आता है स्वपरागण किसे कहते हैं। देखो स्वपरागण किसे कहते हैं मतलब ये तो समझ में आ गया कि परागण किसे कहते हैं, लेकिन स्वपरागण कहने का अर्थ होता है कि एक ही पुष्प वाले में कैसे होता है और कैसे अपने जाति को वो बचाए रखता है, इसके बारे में आपको पूर्णतः उसमें लिखना है कि वो अपने आप को बचाता है, साथ ही साथ अपने लक्षणों को भी संग्रहित करके रखता है। और इसके लिए कौन कौन से कंडीशन होनी चाहिए, जैसे नर और मादा, जयांग और स्त्री केसर, ठीक है, और पुंकेसर जिसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, इन दोनों का परिपक्वन एक ही समय में होना चाहिए। और उसके लिए विशेष कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक ही पुष्प में एक ही साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो वो स्वपरागण कहलाते हैं। अगर अलग पौधे में होते तो वो परपरागण कहलाते। अगला चीज आता है गुरु बीजाणुधानी का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था गुरु बीजाणुधानी का चित्र, जिसमें 8 सेल्स की बात किया था, 8 केंद्रकों की बात किया था सेल्स के अंदर। ठीक है, उन केंद्रकों में द्वितीय केंद्रक को बताया था जो मध्य में था, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके पश्चात उस मध्य केंद्रक के पश्चात आपको उसके बीच में क्रिया कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से होती है उसके बारे में भी लिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होमवर्क है, आप कॉपी में इसे स्पष्ट और ध्यानपूर्वक लिखेंगे। ठीक है, इस अध्याय का ये प्रश्न होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो अपने प्रश्नों को कॉपी में लिख कर रख लेंगे। ठीक है, और समय आने पर मुझे पूछ भी सकते हैं कि जो प्रश्न समझ में नहीं आया उसके बारे में। लेकिन इस वीडियो को देखते समय आपको इसे लिखना है। इस वीडियो में मैंने पहले ही ये चीज़ आपको समझा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही।